Hello students, let's continue the chapter number 16th of class 8th, light. Now we start with topic working of eye. Light from an object enters the pupil of the eye and then falls upon the lens. जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ में एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू और लेंस के ऊपर जाके फॉल करती है. द लेंस इज़ ए कन्वेक्स लेंस. हमारी आइज़ के अंदर जो लेंस प्रेजेंट है वो कन्वेक्स टाइप का लेंस प्रेजेंट है एंड हैंस कन्वर्ट्स द लाइट रेज टू प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना. और वो कन्वेक्स टाइप का लेंस है, इसीलिए वो क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज करने का मतलब एक सिंगल पॉइंट पे उसको मिलाने की कोशिश करता है, उसको कन्वर्ज करेगा. उनके बीच में लाइट रेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी टू प्रोड्यूस रियल इमेज. एक रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है. एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. रेटिना हैज़ सेवरल लाइट सेंसिटिव नर्व सेल. रेटिना के ऊपर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रॉड्स और कॉन्स हैं. दैट जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं. द विजुअल इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज पिक अप बाय द ऑप्टिक नर्व्स एंड सेंड टू द ब्रेन. जो भी रेटिना के ऊपर जो विजुअल इमेज बनेगी, जो इमेज हमें दिखाई देगी, वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वहाँ से पिक कर ली जाती है और हमारे ब्रेन तक उसको सेंड कर दिया जाता है. इन आवर ब्रेन द इमेज इज रिवर्स्ड. हमारे ब्रेन के अंदर क्या होती है, वो इमेज रिवर्स होगी, उस इमेज को उल्टा कर दिया जाएगा. एंड फाइनली एन अपराइट इमेज इज सीन बाय अस. और हमें एक फाइनली सीधी इमेज दिखाई देती है. अभी जो चीज़ हमने पढ़ी उसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं वो हमारी आइज़ में एंटर करेंगी. हमारी आइज़ में एंटर करने के बाद वो लेंस पे फॉल करेंगी. जो लेंस है वो एक कन्वेक्स टाइप का लेंस है, वो उसको क्या करेगा, रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करके फोकस कराएगा. वहाँ पे लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कॉन्स, और वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगी यहाँ से, और उन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू पिकअप करके हमारे ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है. रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगी वो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब कि उल्टी होगी. जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सीधा था, हमें यहाँ पे रेटिना के ऊपर उसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी. और जैसे ही ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारे ब्रेन क्या करता है, उसको दोबारा से इन्वर्ट कर देता है. और एक उल्टी इमेज को अगर हम दोबारा से उल्टा करेंगे तो वो इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी. तो जो इमेज हमारे ब्रेन में बनती है, जो अपराइट इमेज हमारे ब्रेन में बनेगी, वही हमें दिखाई देता है. पाथ ऑफ लाइट रेज एंड इमेज फॉर्मेशन इन द ब्रेन. कैसे कैसे होता है, लाइट कॉर्निया में, फिर प्यूपिल में, फिर लेंस में, उसके बाद रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, फिर ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगी, सिग्नल कैरी करेंगी और उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगी. और ब्रेन में एक अपराइट मतलब कि सीधी इमेज बनेगी. इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, अपराइट मीन्स सीधा. नेक्स्ट इज हाउ डज एन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन. कैसे हमारी आई अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट लाइट का हमारी आइज़ के अंदर एंटर होना चाहिए. आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल. जो आइरिस है वो हमारे प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में एंटर होनी चाहिए. कैसे होगा, अगर ब्राइट लाइट है, हमारी लाइट दो टाइप की हो सकती है, या तो ब्राइट लाइट है या फिर डिम लाइट, मतलब कि लाइट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आइरिस सिकुड़ जाएगा. और अगर आइरिस सिकुड़ जाएगा तो प्यूपिल कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. क्योंकि प्यूपिल है क्या, आइरिस के सेंटर में जो होल है वही उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं. तो जैसे ही आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाएगा. रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. और अमाउंट ऑफ लाइट जो कि हमारी आइज़ के अंदर एंटर करना है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा.
इफ सेकंड केस डिम लाइट, अगर लाइट कैसी है, डिम है, आइरिस क्या होगा, एक्सपेंड होगा, आइरिस फैल जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, अलाउस मोर लाइट टू एंटर द आई, और ज़्यादा लाइट हमारी आइज में एंटर कर पाएगी। फिफ्थ इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, इट इज़ लोकेटेड इन ए स्मॉल एरिया एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पे एक स्मॉल एरिया लोकेट है। दिस एरिया हैज़ नो सेंसरी नर्व सेल्स। इस एरिया के अंदर कोई भी नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे ना तो कोई रोड है ना ही कोई कोन्स है। हैंस नो विजन इज प्रीवियस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस स्पॉट। तो वहाँ पे कोई भी हमें विजन दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए अगर वहाँ पे फोकस बनता है लाइट का तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेंसरी नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज आवर आई व्यू ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हमारी आइज कैसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख पाती है। वी हैव स्टडीड दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ पे बनती है उसको हम, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नोट करना, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अगर किसी की भी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तो उसका इम्प्रेशन एकदम से वैनिश नहीं होता, उसको ख़त्म होने में वहाँ पे टाइम लगता है। और टाइम कितना लगेगा, इट परसिस्ट देयर फॉर 1/16 ऑफ ए सेकेंड। वो 1 सेकेंड के 1/16वें भाग तक वहाँ पर बना रहता है। जो इमेज का इम्प्रेशन होगा वो रेटिना के ऊपर 1 सेकेंड के 1/16वें भाग तक बना रहेगा। हैंस इफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज flashed before our eye at the rate of faster than the 16 image per second, then our eyes view it as a moving object. अगर हम एक सीक्वेंस में एक रुकी हुई इमेज को, मतलब कि बहुत सारी इमेज को हमारी आंखों के सामने लाया जाए, और किस रेट से लाया जाए कि 1 सेकेंड में हमें 16 से ज़्यादा इमेजेस दिखाई जाएं, तो हमें वो सारी इमेजेस कैसी लगेंगी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक फर्स्ट इमेज का इम्प्रेशन वैनिश नहीं होगा तब उससे पहले ही हमें कोई दूसरी इमेज दिखा दी जाएगी, तो वो सारी इमेज हमें कैसे लगेंगी, एक कनेक्टिविटी में लगेंगी, हमें वो बिल्कुल मूविंग लगेंगी। बट उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही होगी कि हमें 1 सेकेंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस दिखाई जाएं। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट इमेजेस इन ए सीक्वेंस। जो हम मूवीज़ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती हैं, एक इमेजेस की सीक्वेंस होती है, बट वो सेपरेट इमेजेस होंगी। उन सेपरेट इमेजेस को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। व्हेन दे आर फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज एट द रेट ऑफ 20 इमेजेस पर सेकेंड। और जब वो हमारी आंखों के सामने आती हैं तो इमेजेस किस रेट से आएंगी, 24 इमेजेस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में हमें 24 इमेजेस दिखाई जाती हैं, और तभी वो मूवी वीडियो हमें कैसे लगते हैं, मूविंग लगते हैं। मच मोर देन 16 इमेजेस पर सेकेंड, और जो 20 इमेजेस पर सेकेंड है वो 16 इमेज पर सेकेंड से ज़्यादा है, मतलब कि 1 सेकेंड में 24 इमेज। वी सी ऑल दीज इमेज एज ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और वो सारी इमेजेस, वो 24 की 24 इमेजेस हमें कैसी लगती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह लगती हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो इमेज है हमारा रेटिना के ऊपर बनी है उसका इम्प्रेशन कितने टाइम तक रहता है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड के 16वें भाग तक इम्प्रेशन वहाँ पे बना रहता है। और इसी के कारण अगर हमें एक सीक्वेंस में इमेजेस दिखाई जाती हैं तो वो इमेजेस हमें अलग अलग इमेजेस ना दिख के एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देती हैं। आई ए वंडरफुल स्ट्रक्चर। आई इज़ ए वंडरफुल स्ट्रक्चर as it can see distinct object as well as nearby object clearly। जो हमारी आई है वो बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत स्ट्रक्चर है जो कि
पास की और उसके साथ साथ दूर के ऑब्जेक्ट को भी बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकती है। रेंज ऑफ ए नॉर्मल आई इज़ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। एक नॉर्मल आँख की रेंज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से लेके इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल आई कैन रीड कंफर्टेबली एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई बिल्कुल कंफर्टेबल होके पढ़ सकती है, रीड कर सकती है किसी भी चीज़ को 25 सेंटीमीटर की दूरी से, विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी स्ट्रेन के। द ऑब्जेक्ट विच आर फार ऑफ लाइक ए लैंडस्केप, ट्रीज, माउंटेन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी व्यूड बाय द सेम आई। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं, जैसे ट्रीज़ हैं या माउंटेन है, स्टार्स को भी हम ले सकते हैं, मून है, उनसे हमारी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बट उन्हीं सेम आइज से हम उनको भी देख सकते हैं। डिफेक्ट इन द आइज़, जो हमारी आइज़ है उसमें कई बार कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम उन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन द आई ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ डिफेक्ट्स के कारण जो पर्सन है वो कभी कभी पास का और कभी कभी दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली 3 कॉमन डिफेक्ट एज गिवन इन टेबल। इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 कॉमन डिफेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया। मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है? पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो जो पर्सन है वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, मतलब कि उसको ज़्यादा दूरी का अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर वो पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाता है। अगर मायोपिया प्रॉब्लम है तो उसका करेक्शन क्या होगा, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस इन द स्पेक्स। स्पेक्स में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? कनकेव लेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को मायोपिया प्रॉब्लम है तो उसको कनकेव लेंस उसके स्पेक्स में लगाया जाता है, तब उसको दूर की चीज़ें भी साफ दिखती हैं। इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय लेस ट्रीटमेंट बाय अल्टरनेटिंग द शेप ऑफ कॉर्निया। मायोपिया को हम एक लेसिक ट्रीटमेंट होता है उसकी हेल्प से भी करेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है? कॉर्निया की शेप को चेंज कर दिया जाता है। और कॉर्निया का फंक्शन हमें पता है, कॉर्निया क्या करता है? रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस कराने में हेल्प करता है, और जैसे ही कॉर्निया की शेप चेंज हो जाएगी तो जो लाइट है वो अपने आप रेटिना के ऊपर अच्छे से फोकस कर दी जाएगी, और इसी से मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम मायोपिया में करेक्शन ला सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है? पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन क्या होगी? इसमें स्पेक्स में कन्वेक्स टाइप का लेंस यूज किया जाता है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस इन द स्पेक्स। सेकेंड ट्रीटमेंट इज इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय लेसिक ट्रीटमेंट बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ कॉर्निया। लेसिक ट्रीटमेंट से भी इसको ठीक कर दिया जाएगा, जिसमें कॉर्निया की शेप को चेंज किया जाता है। द थर्ड डिफेक्ट इज कैटरेक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है कैटरेक्ट में? आई साइट बिकम हैजी एज द आई लेंस बिकम क्लाउडी। इसमें जो आई साइट है, जो दिखता है, वो कैसा दिखता है? काफ़ी धुंधला दिखता है, साफ दिखाई नहीं देता। रीज़न क्या है उसका? जो हमारी आइज के अंदर जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है? क्लाउडी होता है, उसके ऊपर एक जाला सा बन जाता है। और जो ये डिफेक्ट है ये नॉर्मली किस में होता है? ओल्ड एज में होता है। इट कैन लीड ए ब्लाइंडनेस इफ नॉट क्योर्ड ऑन टाइम। अगर इसे टाइम पे ठीक ना कराया जाए तो इंसान अंधा भी हो सकता है। इट यूजुअली अकर इन ओल्ड एज, और ये यूजुअली किस में होता है? ज़्यादा एज वाले पर्सनस को होता है। कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड आई लेंस एंड इंसर्शन ऑफ ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस। इसमें एक सर्जरी के थ्रू पुराने लेंस को, डिफेक्टेड लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। बट जो आर्टिफिशियल लेंस है वो पुराने नेचुरल लेंस की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता, बट उसे इंसान आराम से देख सकता है।
तो ये हमारे डिफेक्ट थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केयर ऑफ द आइज़। जो हमारी आइज़ हैं उनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं। आवर आइज़ आर ए गिफ्ट ऑफ नेचर। जो हमारी आँखें हैं वो नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर आइज़। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों की अच्छे से देखभाल करें। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी और डैमेज। और उन्हें प्रोटेक्ट करें किसी भी टाइप की इंजरी और किसी भी टाइप के डैमेज से। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज इन द फॉलोइंग वे। हम अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं जो नीचे तरीके दिए हुए उनको फॉलो करके। फर्स्ट, वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। हमें अपनी आंखों को अच्छे से धोना चाहिए साफ पानी के साथ। सेकेंड, नेवर रब आवर आइज। हमें कभी भी अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं रगड़ना चाहिए। इफ ए पार्टिकल ऑफ डस्ट goes into our eyes, wash the eyes with clean water or go to a doctor if it does not improve। अगर हमारी आँख के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आँख को अच्छे से वॉश करना चाहिए साफ़ पानी से। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी हमारी आँख ठीक नहीं होती, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस। हमेशा ही हमें एक नॉर्मल डिस्टेंस से रीड करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो एक कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है रीडिंग की वो 25 सेंटीमीटर है। एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए। फोर्थ इज डज नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर और वॉच टेलीविजन फॉर टू लॉन्ग। हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे या फिर टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आंखों पे स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। फर्स्ट, डू नॉट लुक एट द रश सनलाइट और द ब्राइट लाइट डायरेक्टली, वियर सनग्लासेस। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सनग्लासेस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है तो वो हमारी आइज़ को डिफेक्ट कर सकती है। सेकेंड, टू लिटल आई लाइट इज़ ऑल्सो बैड फॉर आइज़। बहुत कम लाइट भी हमारी आइज़ के लिए ख़राब होती है। इनसफिशिएंट लाइट कोज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। बहुत कम लाइट हमारी आइज़ स्ट्रेन का काम करती है और हेडेक भी कर सकती है, सिर दर्द का कारण भी हो सकती है। थर्ड, गो फॉर रेगुलर आई चेकअप टू एन आई स्पेशलिस्ट। हमें रेगुलरली हमारी आइज़ का चेकअप कराना चाहिए आई स्पेशलिस्ट से। इफ़ एडवाइज बाय द डॉक्टर, वियर सुटेबल स्पेक्स। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो हमें सुटेबल स्पेक्स को भी यूज़ करना चाहिए, वो हमारी आइज़ के लिए बेटर होगा। न्यूट्रिशन, ईट ए बैलेंस डाइट दैट कंटेन विटामिन ए। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए अच्छी अमाउंट में हो, क्योंकि विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ है जिसमें कम लाइट में पर्सन अच्छे से नहीं देख पाता और पुअर रीजन का कारण बनता है। सेकेंड, मस्ट कंज्यूम फूड रिच इन विटामिन ए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसा फूड लें जिसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छे अमाउंट में हो, लाइक कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लीवर ऑयल, एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो। जो विटामिन ए है वो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अच्छे अमाउंट में होता है, और जो यूजुअली येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे एनिमल्स दिए हुए, कुछ एनिमल्स हैव आइज़ ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आइज़ की शेप और साइज़ काफ़ी डिफरेंट होता है और वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। फर्स्ट, आइज़ ऑफ ए क्रैब। जो क्रैब है उसकी आइज़, दे आर क्वाइट स्मॉल। ये कैसी होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं। एंड प्रेजेंट ऑन द स्टाक, और कहाँ पे, बिल्कुल स्टाक पे बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होती हैं। दे हैव क्रैब टू लुक अराउंड, और वो बिल्कुल किनारों पे क्यों प्रेजेंट होंगी, ताकि जो क्रैब है वो अपने चारों साइड देख पाए। एंड सेंस एन एनिमी इफ़ इट कम फ्रॉम बिहाइंड, और वो अच्छे से अपने दुश्मन को देख पाए अगर वो पीछे से आ रहा है तो भी। बटरफ्लाई,
दे हैव लार्ज कंपाउंड आई, जो बटरफ्लाई है उनकी जो आंखें हैं वो काफ़ी कंपाउंड होती हैं, बड़ी होती हैं। विच आर मेड अप ऑफ ए 1000 ऑफ ए लिटल आई यूनिट, जो कि 1000 नंबर में छोटी छोटी आइज के यूनिट से बनी हुई होती हैं। दे हेल्प देम टू सेंस इवन ए स्लाइट मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट में जरा सी भी मोमेंट होती है तो वो उसको भी सहन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि 1000 नंबर ऑफ आई की एक यूनिट से बना हुआ है, इसीलिए हल्की सी मोमेंट को भी वो इजीली सेंस कर लेती हैं। आउल, आउल इज़ ए नाइट बर्ड, जो आउल है वो एक रात का बर्ड है, मतलब कि जो कि यूजुअली किसमें रात में जगता है। एंड हैज़ बिग आइज़ विद ए लार्ज कॉर्निया, और उसकी आइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इसीलिए उसका कॉर्निया भी काफ़ी बड़ा होता है। एंड प्यूपिल दैट अलाउ मोर लाइट, उसके प्यूपिल का साइज़ भी नॉर्मल साइज से बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो आइज़ के अंदर एंटर करा सके। ऑल्सो इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ रोड, उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर में रोड्स होते हैं। हमने जो सेंसिटिव नर्व सेल्स पढ़ी थी, दो टाइप की होती है, रॉड्स और कॉन्स, तो आउल के अंदर रोड्स ज़्यादा नंबर में होते हैं। क्यों? ताकि वो सेंसिटिव रहे डिम लाइट के लिए, क्योंकि रात के टाइम में लाइट कम होती है इसीलिए वो सेंसिटिव कर सके उसको। एंड ओनली फ्यू कॉन्स ऑन इट्स रेटिना, और उसकी रेटिना के ऊपर कॉन्स का नंबर काफ़ी कम होता है, क्योंकि कॉन्स किसके लिए होते हैं? ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए, जबकि जो रोड्स हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए आउल के अंदर रोड्स का नंबर ज़्यादा होता है। डे बर्ड, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में कॉन्स पाए जाते हैं। विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो कि ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। एंड हेल्प दैम सी ड्यूरिंग डे टाइम, और उसको दिन के टाइम में देखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज्ड पीपल, ऐसे पीपल जिनको विज़न करने में प्रॉब्लम होती है। समटाइम चिल्ड्रंस आर बोर्न विजुअली स्पेशल एबल एंड कैन नॉट सी फ्रॉम बर्थ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बर्थ के टाइम से, जन्म से ही अच्छे से नहीं देख पाते। समटाइम पीपल लॉस देयर आई साइट, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी एक्सीडेंट के ड्यूरिंग अपनी आई साइट को लॉस कर देते हैं बिकॉज ऑफ एन disease on an accident. People who are not able to see or have limited vision are known as visually challenged people. ऐसे लोग जो अच्छे से नहीं देख पाते या फिर उनके विजन लिमिटेड होते हैं, मतलब कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो उन सब को क्या बोल सकते हैं? विजुअली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर सराउंडिंग बाय टचिंग, जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल है जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो अपनी सराउंडिंग को टच करके या फिर आवाज़ को सुन करके, बाय लिसनिंग, या आवाज़ को सुन के चीज़ों को पहचानते हैं। नाउ ए डेज देयर आर मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, बट आज के टाइम में विजुअली चैलेंज पीपल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को पहचान पाएँ। विच कैन हेल्प दैम टू लीड नॉर्मल लाइफ, जो कि उन्हें हेल्प करता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज इज कॉल्ड बैरली सिस्टम अनेबल दैम टू रीड एंड राइट। एक स्पेशल टाइप का सिस्टम बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? बैरली सिस्टम बोलते हैं, जो कि विजुअली चैलेंज्ड पीपल को लिखने और पढ़ने में मदद करता है। अभी हम बैरली सिस्टम को एक अच्छे से डिफाइन करेंगे, डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज द बैरली सिस्टम। बैरली इज ए रिटन लैंग्वेज फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल। जो बैरली सिस्टम है वो क्या है? एक रिटन लैंग्वेज है जो कि विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए स्पेशली बनाया गया है। इट हैज़ ए सीरीज और ए पैटर्न ऑफ राइजिंग डॉट। इसमें क्या होता है? एक पैटर्न होता है जिसमें बहुत सारे डॉट हैं और वो डॉट ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं जिनको टच करके सेंस किया जा सकता है। विच डिनोट स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट एंड नंबर, जो कि और जो उन डॉट्स का पैटर्न है वो किसी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट या फिर किसी स्पेसिफिक नंबर को डिनोट करता है। इट हैज़ 63 पैटर्न्स ऑफ डॉट। इसके अंदर जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट्स के अंदर बात करें तो उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने ABCD होते हैं? वो एक फिक्स नंबर में है 26। इसीलिए इसी तरह बैरली सिस्टम में कितने होते हैं?
63 पैटर्न्स होते हैं डॉट के। ईच पैटर्न रिप्रेजेंट ए लेटर, और हर एक पैटर्न एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर फॉर्म ए वर्ड्स और ए ग्रामेटिकल साइन जस्ट लाइक एन इंग्लिश। कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेटर का या फिर किसी वर्ड का या फिर ग्रामेटिकल साइन को, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर फॉर्म ए वर्ड और ग्रामेटिकल साइन लाइक इन इंग्लिश। एक जो कॉम्बिनेशन है लेटर का वो फॉर्म करता है या फिर किसी वर्ड को या फिर किसी ग्रामर के साइन को, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं, उनको वो डिनोट करता है। डॉट्स आर प्रेजेंट इन 2 वर्टिकल रोज इन 3 लाइन्स। जो डॉट्स हैं वो 3 वर्टिकल रोज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, 3 वर्टिकल रोज हैं, इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और जो टोटल है डॉट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं सिंगल लेटर में। द डॉट आर इम्बोस्ड, दे कैन बी फील एज दे आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। जो ये डॉट्स हैं ये पेपर से ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इसीलिए इनको हाथ लगा के अच्छे से फील किया जा सकता है। द पैटर्न ऑफ डॉट इज एज गिवन बिलो फॉर ए कॉमन वर्ड लाइक 1 एंड ए कॉमा। जो नीचे वर्ड दिया हुआ है, जो इन नीचे डॉट्स का पैटर्न है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ लेटर को करेगा, ये एन को कर रहा है और ये ई को, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, 1। अगर इस टाइप का कोई डॉट का पैटर्न आता है तो वो किसको, कोमा को। ये जो पैटर्न है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को। इंटरेस्टिंग फैक्ट, लुइस बैरली ऑफ द फ्रांस बिकम ए ब्लाइंड बाय एक्सीडेंट व्हेन ही वाज ओनली 3 years old। जो लुइस बैरली है वो फ्रांस का रहने वाला था, जो कि एक एक्सीडेंट के ड्यूरिंग जब 3 साल का था तो अंधा हो गया था। ही डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज्ड पीपल कॉल्ड बैरली सिस्टम इन 1821। 1821 में उसने एक सिस्टम बनाया जो कि विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए था, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। द फर्स्ट बुक इन बैरली वाज पब्लिश्ड इन 1827। जो उसकी फर्स्ट बुक थी वो 1827 में पब्लिश हुई थी बैरली सिस्टम के ऊपर। द विजुअली चैलेंज्ड पीपल रिकॉग्नाइज द वर्ड रिटन ऑन द बैरली शीट बाय टचिंग द पैटर्न ऑफ डॉट्स। जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं वो टच करके उन डॉट्स के पैटर्न को टच करके क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और वर्ड्स को राइट भी कर सकते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द बैरली सिस्टम। बहुत सारी ऐसी इंडियन लैंग्वेज है जो कि बैरली सिस्टम में रीड हो सकती हैं। बैरली प्रिंटिंग प्रेस एंड कंप्यूटर हैव मेड इट पॉसिबल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू प्रोसेस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आजकल जो प्रिंटिंग प्रेस है और कंप्यूटर है वो भी ऐसे आ चुके हैं जो कि बैरली सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जिससे जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और पॉसिबल हुआ है उनको एजुकेट करना, और उसी के साथ साथ उनको जॉब के लिए मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी उनकी पॉसिबल हो चुकी है। वो सिर्फ किसके कारण है, बैरली सिस्टम के कारण, जिससे जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जीने में सक्सेस हुए हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर। थैंक यू।